नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी सिंह सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे से बात कर रहा हूँ। आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको गॉलस्टोन डिजीज़ बोलते हैं। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इस बीमारी के बारे में जानकारी लेने के लिए। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है और ट्रीटमेंट के बाद में उनको कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ कम समय में आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी दे सकें। गॉलस्टोन्स आज के समय में बहुत कॉमन बीमारी है। उसका कारण है आज के समय की लाइफस्टाइल, खाना और बहुत से मेडिकेशंस जो आजकल हम ओवर द काउंटर भी ले लेते हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए तो उसको पित्ताशय की या गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है, इस तरह बोला जाता है। 80% लोगों में ये जो पथरी है ये कभी तकलीफ़ नहीं देती है। 20% लोग ऐसे हैं जिनको इसकी तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ किस तरह से हो सकती है वो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन इस बारे में देखते हैं कि ये बनता क्यों है और किन लोगों में ज़्यादा बनता है। ज़्यादातर जो लोग तेल मसाले का खाना, समय पे ना खाना, जिनका डेली शेड्यूल है बहुत ही इरेटिक है, कुछ ऐसे लोग जिनको कुछ दवाइयाँ चालू हैं, ओके, प्रेगनेंसी हो गया, ज़्यादा उम्र हो गई, और बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं वो लोग इस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। इन सभी लोगों में ये स्टोन्स होने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। दवाइयों से होने वाले जो स्टोन्स हैं उसकी प्रक्रिया अलग है। फास्टिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब बहुत देर तक फास्टिंग करते हैं तो बहुत सारा पित्त या बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में ही स्टोर रहता है और बहुत ज़्यादा देर तक स्टोर रहता है और वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जहाँ से फिर स्टोन फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। कुछ लोगों में लीवर ख़राब होता है जिसकी वजह से जो बाइल एसिड है जो कि स्टोन्स को डिज़ोल्व करता है वो कम बनता है। ऐसे लोगों में भी स्टोन्स की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। लेडीज़ हैं जो कि ओसी पिल्स लेती हैं, उसमें भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनको गॉलस्टोन्स की तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है। प्रेगनेंसी के समय भी वही होता है कि जब हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से उनको गॉलस्टोन्स की तकलीफ़ हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसको गॉलस्टोन हुआ है उसको तकलीफ़ होगी। ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं, बहुत से लोग आते हैं जिनको सालों से 5 साल, 10 साल, 15 साल से स्टोन्स हैं और उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको तकलीफ़ नहीं होगी। कुछ लोगों को उससे तकलीफ़ होती है, जैसा कि मैंने बोला 80% लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होती, 20% लोगों को कुछ तकलीफ़ होती है। पर आज के सिनेरियो में उसका जो अप्रोच है या जो उसका मैनेजमेंट का तरीका है वो काफ़ी बदल चुका है। पहले इस चीज़ों को हम काफ़ी दिनों तक ऑब्ज़र्व करते थे, ऐसा बोलते थे कि जब आपको तकलीफ़ हो उस समय हम देखेंगे। आज हम उस एरा में काम कर रहे हैं जो यहाँ पर हम प्रिएम्प्टिव मेडिसिन में काम करते हैं, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। हम ये कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम को शुरू होने के पहले ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। अब ये अगला प्रश्न ये आता है कि गॉलस्टोन अगर है तो उसमें तकलीफ़ क्या होने वाली है। तो गॉलस्टोन से जो तकलीफ़ है वो दो तरह में होती है। एक तो जब वो गॉलस्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर होता है तब, और अगर वो साइज़ में छोटा है और वो गॉल ब्लैडर से निकल के कॉमन बाइल डक्ट या मेन जो पित्त की नली है उसमें आ जाता है तब। ये दो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। पहला सिनेरियो जब गॉलस्टोन सिर्फ गॉल ब्लैडर के अंदर होता है तब वहाँ पर वो दो चीज़ें कर सकता है। या तो वो गॉल ब्लैडर की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है, उसमें बहुत ही सीवियर पेन होता है, एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, या फिर उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें भी पहला सिम्टम हमेशा पेन होता है, वॉमिटिंग होती है और अगेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू टैकल इट इमीडिएटली। दूसरी कंडीशन होती है जब वो स्टोन गॉल ब्लैडर से निकल के पित्त की नली में चला जाता है। जब वो नली में से निकलता है तो नीचे जाकर वो एक वॉल्व के पास अटक जाता है, क्योंकि उसका साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा होता है, 3 से 4 मिलीमीटर। वहाँ पर अटकने के बाद वो दो चीज़ें करता है। एक तो आपको दर्द होता है, जॉन्डिस हो सकता है, और कभी कभी उस स्टोन की वजह से पैंक्रियाज में भी स्वेलिंग आ सकती है। अब इन दोनों ही सिनेरियोज में ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। पहले ऑब्वियसली उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पहला एग्जामिनेशन जो होता है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब डॉक्टर आपको चेक करेगा, उसमें देखेगा उसका सस्पिशन क्या है, किस तरह की कंडीशन है। उसके हिसाब से फिर आपको कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं
और कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में जनरली हम हीमोग्राम करते हैं और लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि लिवर का फंक्शन कैसा है। जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सोनोग्राफी हमेशा पहले नंबर पे आती है, क्योंकि इस कंडीशन को बहुत ही अच्छा पिकअप किया जाता है सिर्फ एक सिंपल सोनोग्राफी से। अगर सोनोग्राफी में कंफर्म हो जाता है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, साथ में इन्फेक्शन है, या वो स्टोन सिर्फ गॉल ब्लैडर के अंदर है और या उससे बाहर निकल चुका है, बाहर मतलब कॉमन बाइल डक्ट में, अगर सिर्फ गॉल स्टोन जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर है और वहाँ पे इन्फेक्शन है, तो हमको इससे ज़्यादा टेस्ट आगे करने की ज़रूरत नहीं रहती है और इसके ऊपर ही आपका डॉक्टर सर्जरी के लिए डिसीजंस ले सकता है। इन केस उसके मन में कुछ डाउट है या ऐसा उसको लग रहा है कि ये दिस इज़ नॉट द ओनली कंडीशन, तो फिर आपको सीटी स्कैन एडवाइस कर सकता है। सीटी स्कैन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है कि गॉल ब्लैडर के आसपास में लीवर कैसा है, स्टमक कैसा है, और कोई गांठ है या कोई और प्रॉब्लम है जिसको हम मिस नहीं कर रहे हैं। ऐसे केसेस में जिसमें कि गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर से बाहर निकल के पित्त की नली में जा चुका है या कॉमन बाइल डक्ट में जा चुका है, ऐसे सस्पिशन होने पे एक अलग इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की जाती है जिसको बोलते हैं MRCP। उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपैंक्रेटोग्राफी। ये एक MRI इन्वेस्टिगेशन होती है और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो स्टोन का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, जो तकलीफ हो रही है वो स्टोन की वजह से ही हो रही है या उसका कोई और कारण भी है। इन सब चीज़ों के कंफर्मेशन के बाद अपन 2 स्टेट्स पे पहुंचते हैं। एक तो सादा इन्फेक्शन है, अगर सादा इन्फेक्शन है तो उसको सर्जरी का ऑप्शन दे दिया जाता है। सर्जरी जो है आजकल लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी या दूरबीन की जो सर्जरी है वही की जाती है। 99% केसेस में ये सर्जरी सक्सेसफुल होती है। 1% इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है या ऐसे कोई कारण है जिसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया में प्रॉब्लम हो सकती है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना उसके ऊपर सेफ नहीं है, ऐसे केसेस में हम फिर उनको ओपन सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। दूसरा सिनेरियो हो गया कि स्टोन जो है वो पित्त की नली में नीचे चला गया है। ऐसे कंडीशन में आपको एक एडिशनल प्रोसीजर करना पड़ता है जिसको बोलते हैं ERCP, दैट इज एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रेटोग्राफी। ये एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है जिसमें दूरबीन को मुंह से डाला जाता है और छोटी आंत में जाके जहाँ पर वो स्टोन अटका होता है उसको वहाँ से कट करके निकाल दिया जाता है। स्टोन निकालने के बाद वहाँ पर एक स्टेंट भी रखा जाता है जो कुछ दिनों के लिए रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 हफ्ते के लिए। 3 हफ्ते के बाद हम उसको स्टेंट को निकाल देते हैं, पर स्टेंट निकालने के पहले ये एसेंशियल होता है कि गॉल ब्लैडर को सर्जरी करके निकाल दिया जाए। इस कंडीशन में भी गॉल ब्लैडर सर्जरी को 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी या फिर लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन से। अब अगला प्रश्न ये आता है जो हर पेशेंट पूछता है कि कौन सी सर्जरी बेहतर है, लैप्रोस्कोपिक बेहतर है या ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी बेहतर है। ऐसा कोई भी 100% डिक्टम नहीं दिया जा सकता कि ये सर्जरी दूसरे के ऊपर बेहतर है। दैट विल डिपेंड ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, कि उस समय उसकी कंडीशन क्या है, उसके लिए जो सेफ है, सेफली किया जा सकता है, वही सर्जरी का ऑप्शन उसको दिया जाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के कुछ फ़ायदे हैं, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका हॉस्पिटल स्टे कम रहता है। अगर सिंपल रूटीन गॉल ब्लैडर सर्जरी है तो आप मॉर्निंग में एडमिट होते हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो शाम को भी डिस्चार्ज किया जा सकता है या फिर अगले दिन शाम को, जैसे 2 दिन का स्टे होता है। ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी जब की जाती है तो स्टे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 दिन के आसपास होता है। अगला प्रश्न फिर आता है कि ऑपरेशन तो हो गया, अब हमको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। खाने में एक बहुत ही सादा इंस्ट्रक्शन आपका डॉक्टर आपको देता है, तेल और मसाला कम करिए। इसका सीधा सा कारण ये है, बहुत से लोग इस चीज़ को इसमें गलत समझ लेते हैं कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद तेल मसाला खाने का लाइफ के लिए बंद हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खाना अलाउड है, सिर्फ उसकी क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ती है। वो इसलिए कम करनी पड़ती है क्योंकि जो ऑयल और घी आप खा रहे हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल से ही ये गॉल स्टोन्स का ज़्यादातर फॉर्मेशन होता है, तो उस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए ये एडवाइस आपको दी जाती है। कब से खा सकते हैं? ऑपरेशन के तीसरे दिन से आप खा सकते हैं। हाँ, खाने में रेस्ट्रिक्शन शुरू में रहेंगे, आपको हल्का खाने के लिए बोला जाएगा, तेल मसाला कम रखने के लिए बोला जाएगा। 15 दिन के बाद आप आपके नॉर्मल खाना बनना शुरू कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि हम ट्रैवल कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, अगर आप विद इन द सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, विद इन 15-20 मिनट्स का है, तो आप अगले दिन से कर सकते हैं।
थोड़ा सा ज़्यादा है, 2-4 घंटे का रास्ता है, खुद की गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप 1 हफ्ते का समय ले सकते हैं। आउटसाइड ट्रैवल करना है, मतलब शहर से बाहर जाना है, दूसरे शहर में जाना है, कम से कम 15 दिन का समय उसमें बीच में रखना चाहिए। इसके अलावा वज़न उठाने के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन रहता है। शुरू में 15 दिन ये एडवाइस किया जाता है कि कुछ भी हेवी सामान ना उठाएं, क्योंकि ये ऑपरेशंस बाहर से भले ही छोटे हो गए हों पर अंदर से ऑपरेशन सेम होता है, इसलिए बॉडी को रिकवरी के लिए समय देना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ही ये रेस्ट आपको एडवाइस किया जाता है। देखा जाए तो ये समस्या काफ़ी बड़ी है और इसको इतने समय, छोटे समय या कम समय में पूरी तरह से कवर करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके अगर कोई भी शंका है या कोई भी प्रश्न इसके ऊपर हैं तो आप इसमें हमको कमेंट में डालिए और उसको हम जल्दी से जल्दी आंसर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।